Hello, good morning. This is Komal Chaudhary and I welcome to all at the YouTube channel GS 365। आज का सेशन हमारा करंट अफेयर्स का है, जहां हम हर रोज की तरह आज डिस्कस करेंगे डेली बेसिस पर करंट अफेयर्स विद इन MCQ फॉर्मेट। तो बिना देरी करते हुए स्टार्ट करेंगे हम आज का सेशन। बट बिफोर स्टार्टिंग द सेशन, आई रिक्वेस्ट टू एवरीवन, इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब द चैनल टिल नाउ, तो आई रिक्वेस्ट कि आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने नहीं किया तो, ताकि आपको डेली अपकमिंग जो करंट अफेयर्स के लेक्चर हैं MCQ के फॉर्मेट में, या फिर हम फाउंडेशन सीरीज़ की बात करें या हम बात करें रीजनिंग की, चाहे हम बात करें प्रैक्टिस सेट्स की, तो जो भी अपकमिंग लेक्चर्स हैं रिलेटेड टू द गवर्नमेंट जॉब आपको सबसे पहले मिलते रहें। ठीक है, क्योंकि धीरे धीरे हमारा फैमिली, हमारा परिवार बड़ा होता जा रहा है। तो आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि आप उसमें सहयोग दें, एंड इफ यू हैव डन ऑलरेडी सो थैंक यू वेरी मच। तो विदाउट एनी सिंगल सेकंड डिले, आई विल स्टार्ट माय लेक्चर, माय सेशन with the very first question, that is on your display। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा आपके स्क्रीन पर है, वो ये रहा कि नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन NCDC फंक्शंस अंडर विच मिनिस्ट्री, यानी राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम किस मंत्रालय के तहत कार्य करता है। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन हमारा किससे रिलेटेड है, हमारा क्वेश्चन रिलेटेड है NCDC इंस्टीट्यूशन से, और पूछा गया है कि यह किस मंत्रालय के तहत कार्य करता है। ऑप्शन हमारे हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, या फिर सहकारिता मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, या फिर ऑप्शन डी है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। किस मंत्रालय के तहत यह काम करता है। तो आप सभी को पता है कि NSDC का मेन कार्य क्या है, और यह इसका हिंदी में आपको दिख रहा होगा कि सहकारी से रिलेटेड यह एक संस्थान है, सहकारिता से रिलेटेड यह एक संस्थान है। तो मंत्रालय कौन सा होगा, सहकारिता मंत्रालय। तो किस मंत्रालय के तहत काम करता है NSDC, तो NSDC काम करता है सहकारिता मंत्रालय के तहत। ठीक है, नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है कि सहकारिता मंत्रालय, सहकारिता जो हम बात कर रहे हैं निगम, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम NCDC की स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना हुई थी 1963 में, और यह संसद के विधायक विधेयक के द्वारा, अधिनियम के द्वारा इसको बनाया गया था। इसलिए इसे बोलेंगे कि यह एक वैधानिक निकाय है। कैसा निकाय है, वैधानिक निकाय है। वैधानिक निकाय वह संस्थान होती हैं जो संसद के अधिनियम के द्वारा जिनको स्थापित किया जाता है, उन्हें बोलते हैं हम उन्हें बोलते हैं हम वैधानिक निकाय। ठीक है, यानी कि 1963 ईस्वी में राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम को स्थापित किया गया था संसद के द्वारा। इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य था कि सहकारी समितियों को आर्थिक तथा तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए इसे स्थापित किया गया था। सिंपल सी बात है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत परेशानी। डन। तो न्यूज में क्यों है, हाल ही में इसमें एक संशोधन किया गया है। संशोधन क्या किया गया है कि NSDC अब क्या करेगा, अब सेवा क्षेत्र में यानी सर्विस में भी, ग्रामीण उद्योग हो गए छोटे छोटे, या फिर पशुधन से संबंधित कोई भी उद्योग हो गया, उसमें सहकारिता अब सहायता प्रदान करेगा। इसलिए यह न्यूज़ में है और इसलिए चर्चा का विषय बना हुआ है। जो चीज़ न्यूज़ में रहेगी उसका स्टैटिक पार्ट आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर आप डिटेल में चेक करेंगे जाके आर्टिकल्स के जो संविधान संबंधित प्रोविज़न है, संवैधानिक प्रोविज़न जो है सहकारिता से रिलेटेड, उसे आप पढ़ेंगे घर पर। ये आपका कंसर्न, ये आपका मैंने दे दिया आपके लिए गूगल करने के लिए चीज़। ठीक है, क्योंकि जब आप कोई चीज़ गूगल करते हैं तो आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी मिलती है जो एग्जाम से पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड होती है। तो कई नई चीज़ें एक्स्ट्रा आपके सामने आएंगी, तो भी आप देखेंगे सरसरी निगाह से, तो और वो एग्जाम में आ जाए तो अच्छी चीज़ हो जाती है। ठीक है, तो मैं ऐसी कुछ चीज़ें आपके लिए गूगल करने के लिए छोड़ूंगा, ताकि आप खुद से भी
कुछ सर्च करें और कुछ अपने दिमाग को खोलें। ठीक है, क्लियर। तो इसकी मुख्य विशेषताएं हैं कि जो सहकारिता आंदोलन उसको मजबूत करना, या फिर हम बात करें सहकारी समिति जो होती हैं उनकी क्षमता को बढ़ाना, इसके लिए इसे बनाया गया था। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया। तो क्वेश्चन हमारा था कि एनएसडीसी एनसीडीसी किस मंत्रालय के तहत काम करता है, तो मंत्रालय था हमारा सहकारिता मंत्रालय, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाता है, बी फॉर बॉम्बे। क्लियर पॉइंट, चले आगे जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, रिसेंटली ए रियर स्ट्रिप्ड हाइएना वाज स्पॉटेड इन विच टाइगर रिजर्व ऑफ कर्नाटका। हाल ही में कर्नाटका के किस टाइगर रिजर्व में एक दुर्लभ धारीदार लकड़बग्गा देखा गया। ठीक है जी, धारीदार लकड़बग्गे की बात हो रही है, और किस कर्नाटक के टाइगर रिजर्व में इसे देखा गया, क्वेश्चन हमारा ये है। ऑप्शन हमारे हैं बांदीपुर टाइगर रिजर्व, भद्रा टाइगर रिजर्व, नागरहोल टाइगर रिजर्व, या फिर काली टाइगर रिजर्व। याद रखेंगे कि ये सारे ही टाइगर रिजर्व हैं वो कर्नाटका के हैं। किसके हैं? कर्नाटका के हैं। ठीक है, तो आपसे सिंपल क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि बांदीपुर टाइगर रिजर्व किस स्टेट में है, या फिर भद्रा टाइगर रिजर्व किस स्टेट में है, या फिर नागरहोल टाइगर रिजर्व किस स्टेट में है, या फिर चारों देखिए अलग अलग स्टेट डाल देगा और बोलेगा मैच द फॉलोइंग। ठीक है, कौन सा किसके सामने है, कूट की सहायता से बताइए। ऐसा भी क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है। तो वी हैव टू प्रिपेयर ऑल द पॉसिबल सिनेरियो। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक क्वेश्चन देखेंगे उसी तरीके से आपको तैयार करेंगे, आपको तैयार होना है हर पॉसिबल सिनेरियो के लिए। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में कर्नाटक के किस टाइगर रिजर्व में एक दुर्लभ धारीदार लकड़बग्गा देखा गया। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हमारा है काली टाइगर रिजर्व। क्या है जी? काली टाइगर रिजर्व में लकड़बग्गे को देखा गया है। काली टाइगर रिजर्व में लकड़बग्गे को देखा गया है। ठीक है जी, क्लियर पॉइंट, क्लियर। तो जब हम बात करें लकड़बग्गे को, तो लकड़बग्गा जो हम बात कर रहे हैं दुर्लभ धारीदार, इसकी वो है पहचान। ठीक है, तो यह कहाँ पाया जाता है? दक्षिण एशिया में पाया जाता है, या फिर उत्तरी उप सहारा मरुस्थल क्षेत्र है वहां पर मिलेगा, अफ्रीका में, या फिर हम बात करें मध्य एशिया में भी ये देखा जाता है। इसका ये स्थान है जहां पर ये देखा जाएगा। ठीक है, क्लियर पॉइंट, डन है तो कोई दिक्कत? डन। तो लकड़बग्गे थोड़ा और समझें, लकड़बग्गा क्या करता है। आप सभी को पता है कि जो मरे जानवर हो गया या फिर मानव अपशिष्ट हो गया, कोई मरे हुए जानवर का बचा हुआ भाग, ठीक, उस भोजन को ये खाता है और उसे उसका भोजन करने वाला यह एक जानवर है। ठीक है, क्लियर। आईयूसीएन का स्टेटस क्या कहता है? जब भी हम कोई प्रजाति पढ़ेंगे तो हमें आईयूसीएन का स्टेटस पता होना चाहिए। तो आईयूसीएन का स्टेटस है निकट लुप्तप्राय। क्या है भाई? निकट लुप्तप्राय, निकट संकटग्रस्त, है ना, निकट संकटग्रस्त, लीस्ट कंसर्न, संकटग्रस्त, संकटग्रस्त, मैं देखता हूँ संकटग्रस्त दिख रहा है, दिख रहा है ना। तो लीस्ट कंसर्न, ठीक है जी, लीस्ट संकटग्रस्त, क्लियर है। तो राइट ऑप्शन हमारा है काली टाइगर रिजर्व, कर्नाटका में पड़ता है, और यह चारों कर्नाटक के ही टाइगर रिजर्व्स हैं। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा है कि विच मंथ इज डेजिग्नेटेड एज द क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पुल्मोनरी डिजीज, COPD, यानी किस महीने को क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज के जागरूकता माह के रूप में नामित किया गया है। यानी COPD के जागरूक के लिए किस माह को नियुक्त किया गया है? ऑप्शन हमारे अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर या फिर जनवरी। राइट ऑप्शन क्या है बताइए? तो राइट ऑप्शन हमारा है नवंबर। किसे किया गया बेटा? नवंबर को हमने COPD के जागरूकता मंथ के रूप में क्या क्या है सेलिब्रेट किया है, या फिर इसको क्या कर दिया है, डेजिग्नेटेड क्या होता है, नामित कर दिया है। ठीक है, क्लियर पॉइंट। तो जब हम बात कर रहे हैं COPD क्या होता है? COPD एक फेफड़ों से रिलेटेड बीमारी है जिसमें आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। WHO का डाटा है कि 2021 में इसके कारण COPD के कारण 35 लाख 2021 में 35 लाख लोगों की मृत्यु हुई है। 2021 में 35 लाख लोगों की
मृत्यु हुई है अकॉर्डिंग टू WHO के डाटा के अनुसार। ठीक है, क्लियर, डन। चले आगे, राइट ऑप्शन ये है, ये डाटा आपको ज्यादा रख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है कि द वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक वैभव फेलोशिप इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच मिनिस्ट्री, यानी कि वैश्विक भारतीय मनोवैज्ञानिक फेलोशिप किस मंत्रालय की एक पहल है। एक फेलोशिप पहल की यहाँ पे बात की जा रही है, वैभव, जो वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक एक फेलोशिप प्रोग्राम है, किस मंत्रालय के द्वारा इसे चलाया जा रहा है। क्वेश्चन हमारा ये है, ऑप्शन सिंपल सा है, विदेश मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय या फिर कौशल एवं विकास मंत्रालय, वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय। वैज्ञानिक किससे संबंधित होते हैं, वैज्ञानिक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित होते हैं। तो राइट ऑप्शन क्या है, राइट ऑप्शन हमारा है ऑप्शन नंबर डी। कौन सा जी, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत एक फेलोशिप कार्यक्रम चलाया जा रहा है जिसका नाम है वैभव। ठीक है, तो क्वेश्चन सिंपल सा आ सकता है कि वैभव पहल किस मंत्रालय के द्वारा स्टार्ट किया गया, इनिशिएट किया गया है। तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा इसे इनिशिएट किया गया। यहाँ पे याद रखेंगे, सिंपल वैभव भी आ सकता है, आपको फुल नेम ना दे करके वैभव से भी सिंपल क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्लियर पॉइंट है, क्लियर पॉइंट यहाँ तक। तो विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान मंत्रालय की पहल है, इसके बारे में थोड़ा समझें। इसमें क्या है कि विदेशों में जो कार्य करने वाले वैज्ञानिक हैं, विदेशों में जो भारत मूल के वैज्ञानिक हैं जो काम करते हैं विदेशों में जाकर लेकिन भारत मूल के हैं, ऐसे वैज्ञानिकों को भारत के संस्थानों के साथ या अनुसंधान कार्यों के साथ सहयोग के लिए प्रोत्साहन करना। यानी कि विदेशों में भारतीय मूल के जो व्यक्ति हैं जो कार्य करते हैं, भारत के लोग हैं लेकिन कार्य विदेशों में करते हैं वैज्ञानिक के रूप में, उन व्यक्तियों को, उन वैज्ञानिकों को भारत के संस्थानों के साथ या फिर अनुसंधान संस्थान जो है उनके सहयोग को प्रोत्साहित करने के लिए एक पहल स्टार्ट की गई, जिसे बोलते हैं वैभव। क्लियर पॉइंट है, क्लियर। तो किस मंत्रालय के तहत कार्य कर रहा है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय। इसके अंतर्गत एक विभाग भी है जो इस पहल को चला रहा है। तो विभाग कौन सा है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग। तो इसके अंतर्गत एक विभाग भी है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के तहत इसको चलाया जा रहा है। यानी कि मंत्रालय से भी क्वेश्चन आ सकता है और विभाग से भी क्वेश्चन आ सकता है। मैं फिर से कह रहा हूं, वी हैव टू प्रिपेयर एवरी पॉसिबल सिनेरियो। तो एक सिनेरियो को समझकर नहीं चलेंगे हम, और भी सिनेरियो को भी यहाँ पर क्या करेंगे, समझकर चलेंगे, छोड़ नहीं सकते हैं कुछ भी। ठीक है, तो क्लियर पॉइंट है। तो इसके लाभार्थी कौन कौन रहेंगे, कौन कौन होते हैं विदेशों में, एनआरआईज हो गए, और कौन हो गए जी, पीआईओज हो गए, ओसीआई कार्ड धारक हो गए। हालांकि अब इसे मर्ज कर दिया है ना, क्लियर। तो ऐसे जो वैज्ञानिक रहेंगे जो साइंस हो गया, टेक्नोलॉजी, इंजीनियर, मैथमेटिक्स हो गए, या मेडिसिन के क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्ति हो गए, उन सबको हम इस फेलोशिप के अंतर्गत ला सकते हैं, लक्षित कर सकते हैं, टारगेट कर सकते हैं। इसमें क्या मिलेगा जी, इसमें आपको 4 लाख रुपए प्रति माह का फेलोशिप मिलेगा, अमाउंट मिलेगा। ठीक है, साथ ही साथ उनको मिलेगी कि रहने की सुविधा है ना, यात्रा करने की सुविधा, ये सब चीजें आपको दी जाएंगी इस प्रोग्राम के अंतर्गत। ठीक है, क्लियर। तो राइट ऑप्शन हमारा है ऑप्शन नंबर डी। चलेंगे आगे, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था, कार्तिक नाच फेस्टिवल इज मेनली सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट। ठीक है जी, कार्तिक नाच महोत्सव मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है। राज्य से संबंध मतलब है देश। ठीक है जी, यहाँ पे राज्य से मतलब है देश, किस देश में मनाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन हमारा है नेपाल, भूटान, म्यांमार या फिर बांग्लादेश। राइट ऑप्शन क्या है, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार। तो राइट ऑप्शन हमारा है नेपाल। क्या है राइट ऑप्शन, राइट ऑप्शन हमारा है नेपाल। क्लियर पॉइंट है तक, राइट ऑप्शन हमारा है नेपाल। नेपाल में कार्तिक नाच महोत्सव मनाया जाता है। ठीक है, क्लियर। न्यूज में है इसलिए है कि हाल ही में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर यह जो नाच महोत्सव है यह मनाया गया। ठीक है, नेपाल के ललितपुर में मनाया गया। और स्पेसिफिक जाएंगे तो नेपाल ललितपुर, नेपाल के ललितपुर में इसे सेलिब्रेट किया गया। ठीक है जी, यह नेपाल में हर वर्ष मनाया जाता है, यानी कि यह एक वार्षिक त्योहार है। ठीक है जी, यह एक वार्षिक त्योहार है।
वार्षिक मतलब हर वर्ष, यानी कि यह हर वर्ष सेलिब्रेट किया जाता है और यह कार्तिक माह में ही सेलिब्रेट किया जाता है। कब किया जाता है? कार्तिक माह में। ठीक है जी, कार्तिक माह में इसे सेलिब्रेट किया जाता है। क्लियर? यहां तक समझ में आ गया? यह एक परंपरा है, एक त्योहार है जो 300 वर्षों से अधिक समय से यहाँ पर मनाया जा रहा है। इस माना जाता है कि इसकी शुरुआत जो एक पाटन के राजा थे सिद्धि नार सिंह, उनके द्वारा इसे स्टार्ट किया गया था, ऐसा माना जाता है। और 300 वर्षों से इसे लगातार मनाया जा रहा है। पाटन दरबार, ठीक है, तो ललितपुर में पाटन दरबार है, ललितपुर में पाटन दरबार है, वहां पर इसे मनाया जाता है। और पाटन दरबार यूनेस्को की साइट में भी शामिल है, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। ठीक है, क्लियर पॉइंट? यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज में भी शामिल है पाटन दरबार। पाटन दरबार कहाँ स्थित? ललितपुर में, नेपाल में स्थित है। और यहाँ पर एक महोत्सव मनाता है, कार्तिक नाच महोत्सव, जो कार्तिक माह में वार्षिक हर वर्ष मनाया जाता है। ये था पूरा सिनेरियो ऑफ द स्लाइड, राइट? नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट हमारा ये रहा, तेलंगाना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनोवेशन हब हैज बीन लॉन्च्ड बाय तेलंगाना। इट एम्स टू प्लेस तेलंगाना अमंग द टॉप 20 ग्लोबल एआई हब बाय। ठीक है जी, यानी कि तेलंगाना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनोवेशन हब तेलंगाना द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य तेलंगाना को निम्नलिखित तक शीर्ष 20 वैश्विक एआई केंद्रों में रखना है। यानी कि यह क्या हुआ है कि तेलंगाना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनोवेशन हब के रूप में तेलंगाना को लॉन्च किया गया है। और किस वर्ष तक तेलंगाना को 20 वर्ल्ड लेवल के एआई सेंटर्स में स्थापित करना है, किस वर्ष तक यह लक्ष्य है। और हमें यह पता करना बताना है कि किस वर्ष तक यह खुद को 20 वर्ल्ड एआई सेंटर्स में स्थापित करने का लक्ष्य रखता है, तेलंगाना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हब, राइट? ऑप्शन हमारा है 2035, 2040, ऑप्शन 2045, 2050। तो कब तक स्थापित, कब तक का लक्ष्य रखा गया है? तो लक्ष्य रखा गया है 2035 तक का। यानी कि इनका यह मानना है कि 2035 तक यह खुद को विश्व की 20 एआई सेंटर्स में स्थापित कर लेंगे। क्लियर पॉइंट हद तक? क्लियर? डन? ठीक है, तो जो तेलंगाना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनोवेशन हब हम जैसे बात कर रहे हैं, वह क्या है? वह इनोवेशन के लिए केंद्र मंच के रूप में कार्य करेगा, केंद्र मंच के रूप में काम करेगा। यह कई क्षेत्रों में अनुसंधान या फिर सहयोग की हम बात करें, उन सबको समर्थन करेगा। ठीक है जी, क्लियर पॉइंट है? तो ऑप्शन हमारा ए यहाँ पे करेक्ट हो जाता है, यहाँ क्लियर है। ठीक है, दूसरा, यह क्वेश्चन और तरीके से भी चेंज होके आ सकता है। ठीक है, कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनोवेशन हब है, जिसका लक्ष्य है कि 2035 तक खुद को विश्व की 20 अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में शामिल करना, वह किस राज्य द्वारा स्टार्ट किया गया है, किस राज्य द्वारा यह लक्ष्य रखा गया है? ऐसा क्वेश्चन भी यहाँ पे फ्रेम हो सकता है। तो तब आप क्या लगाएंगे ऑप्शन? तब ऑप्शन लगेगा तेलंगाना। क्या लगेगा जी? तेलंगाना, तेलंगाना रहेगा फिर ऑप्शन। ठीक है, तो इस तरीके से कई प्रकार के क्वेश्चन फ्रेम किए जा सकते हैं। चले आगे, चलिए नेक्स्ट हमारा क्या है? विच मिनिस्ट्री विल होस्ट द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ग्रीन हाइड्रोजन ICS 2025 ऑन 11-12 नवंबर एट भारत मंडपम न्यू दिल्ली। यानी कौन सा मंत्रालय 11-12 नवंबर को भारत मंडपम नई दिल्ली में ग्रीन हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा? यानी कि एक इवेंट हो रहा है। कौन सा इवेंट है? इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ग्रीन हाइड्रोजन। ठीक है जी, यानी कि ICGH। तो क्या है? ICGH 2025 कहाँ पे हो रहा है? ये हो रहा है न्यू दिल्ली। ICGH 2025 में हो रहा है। कहाँ पे हो रहा है? न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में कहाँ पे हो रहा है? भारत मंडपम। कहाँ पे हो रहा है? भारत मंडपम में यह हो रहा है। यह भारत मंडपम वही है जहां पर G20 की भारत ने क्या की थी? अध्यक्षता की थी, चेयरमैनशिप, जहां पर भारत प्रेसिडेंट था G20 का। ठीक है साहब, क्लियर पॉइंट हद तक? कोई दिक्कत?
किस मंत्रालय के द्वारा इसे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, मैनेज किया जा रहा है? नवीन एवं नवीनकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। किसके द्वारा? नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, क्लियर पढ़ा था, कोई दिक्कत? डन? ऐसा कोई समस्या जो समझ में नहीं आ रहा हो? यह इस कार्यक्रम के माध्यम से क्या होगा? इस कार्यक्रम के माध्यम से जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं या फिर इंडस्ट्री के रिप्रेजेंटेशन हो गया, छात्र हो गए, मीडिया हो गए या फिर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन हो गए, इन सबको एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर लाना है। इसी उद्देश्य के साथ यह सम्मेलन किया गया है। ठीक है जी, यह सम्मेलन कब हो रहा है? 11-12 नवंबर, 11 से 12 नवंबर 2025। ठीक है जी, क्लियर पॉइंट यहाँ तक? कोई दिक्कत परेशानी? कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक? चले हम, तो राइट ऑप्शन क्या हो गया हमारा? राइट ऑप्शन हमारा हो गया नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट यहाँ पे हो जाता है, ऑप्शन सी। कौन सा ऑप्शन राइट है? ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाता है, ऑप्शन सी, नवीन एवं नवीनकरणीय मंत्रालय। डन? कोई दिक्कत? चले आगे, चलिए नेक्स्ट क्या है? विच स्टेट बिकम द फर्स्ट इन इंडिया टू पार्टनर विद द स्टारलिंक फॉर सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सर्विस। उपग्रह आधारित इंटरनेट सेवाओं के लिए स्टारलिंक के साथ साझेदारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो स्टारलिंक क्या है? स्टारलिंक सिंपल सा एक प्रोजेक्ट है जो सैटेलाइट के माध्यम से आपको इंटरनेट प्रोवाइड कराएगा। यह टेस्ला के मालिक एलन मस्क की एक कंपनी है, यूएस बेस्ड कंपनी है। ठीक है जी, तो उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करना या फिर एमओयू साइन करने वाला पहला राज्य कौन सा है? भारत में इसको एंट्री मिल गई है बहुत ही कलह और कलेश के बाद। ठीक है, मिल गई है, बट पहला राज्य कौन सा है जिसने इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट या फिर एमओयू साइन किया है? ऑप्शन है गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना। तो राइट ऑप्शन क्या है बेटा? राइट ऑप्शन हमारा है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, एमओयू साइन किया है। ठीक है जी, क्लियर? और यह पहला राज्य बन गया है ऐसा। ठीक है, यह पहला राज्य बन गया है जिसने स्टारलिंक के साथ प्रोजेक्ट स्टारलिंक के साथ मर्जर किया है, एमओयू साइन कर लिया है। ठीक है, इस समय तक स्टारलिंक का क्या फायदा होता है? जैसे कि हमारा अभी बहुत सारे प्रोजेक्ट चलते हैं, जैसे कि हमारा जियो एयर फाइबर हो गया, और भी प्लेयर्स हमारे यहाँ हैं। बट स्टारलिंक में क्या है? स्टारलिंक में बेटा सैटेलाइट के माध्यम से आपको इंटरनेट प्रोवाइड कराया जाएगा, यानी कि ये दूर दराज के क्षेत्र हैं जहाँ पर नेटवर्किंग सिस्टम अवेलेबल नहीं हो पाता है, उन क्षेत्रों में भी अब इंटरनेट अवेलेबल हो पाएगा। ठीक है, तो ग्रामीण क्षेत्र हो गए, दूर दराज के क्षेत्र जहाँ पर इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध नहीं हो पा रही है, ऐसे क्षेत्रों में अब स्टारलिंक क्या करेगा? अपने प्रोजेक्ट के माध्यम से, सैटेलाइट इंटरनेट के माध्यम से उन क्षेत्रों में भी इंटरनेट प्रोवाइड किया जा सकता है। ठीक है, अभी के लिए महाराष्ट्र सरकार ने एमओयू साइन किया है, तो महाराष्ट्र के लोगों को ही यह सुविधा प्राप्त होंगी। डन? चले आगे, चलिए नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट हमारा है होम डिड जेनिक सिनर डिफीट इन द फाइनल टू विन द पेरिस मास्टर्स टाइटल। पेरिस मास्टर का खिताब जीतने के लिए फाइनल में जेनिक सिनर ने किसको हराया? ठीक है, तो विनर कौन हो गया जी? ये है विनर। तो ये है हमारे हुए विनर, जेनिक सिनर पेरिस मास्टर्स के विनर हैं। इन्होंने किसे हराया है? सिंपल सा क्वेश्चन हमारा है, किसे हराया है? राफेल नडाल, डैनियल मदेव या फिर स्टेफानोस सित्सिपासा, फेलिक्स ऑगर अलियासिमे। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हमारा है फेलिक्स ऑगर अलियासिमे। राइट ऑप्शन हमारा है ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, यह न्यूज़ में इसलिए भी है कि रोहन बोपन्ना ने इसी इवेंट के बाद खुद के लिए संन्यास घोषित किया था। यह हम कवर कर चुके हैं बिल्कुल लास्ट सेशन में, जस्ट कल वाले सेशन में। ठीक है, क्लियर पॉइंट रहता, कोई दिक्कत? चलिए आगे आते हैं, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्या है? हु बिकेम द फर्स्ट मुस्लिम मेयर इलेक्ट ऑफ न्यूयॉर्क सिटी ऑन नवंबर 4, 2025। यानी 4 नवंबर 2025 को न्यूयॉर्क शहर के पहले मुस्लिम मेयर इलेक्ट कौन हुए हैं? पहले मुस्लिम मेयर बने हैं न्यूयॉर्क सिटी के। नाम क्या है इनका? एरिक एडम्स,
बिल्डी वैली से एंड्रू यंग या फिर जोहरान मामदानी? राइट ऑप्शन क्या है बताइए। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हमारा है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है जी, नाम क्या है? जोहराम मामदानी। इन्हें यानी कि ये क्या बने हैं? न्यूयॉर्क सिटी के पहले मुस्लिम मेयर बने हैं। ठीक है, क्लियर पॉइंट, डन, कोई दिक्कत यहाँ तक? चले आगे, चले हम जी, चलो नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्चिंग ईयर लॉन्ग सेलिब्रेशन इन 2025 टू मार्क हाउ मेनी ईयर्स सिंस द क्रिएशन ऑफ वंदे मातरम? भारत सरकार ने वंदे मातरम के निर्माण के कितने साल पूरे होने के चिन्हित करने के लिए 2025 में एक साल तक चलने वाला उत्सव शुरू किया है। ठीक है, तो भारत सरकार ने अभी एक उत्सव स्टार्ट किया है जिसे हम बोल रहे हैं स्मरणोत्सव। क्या क्या बोलेंगे? स्मरण, पढ़ लीजिए। स्मरणोत्सव स्टार्ट किया है वंदे मातरम के वंदे मातरम के वंदे मातरम के कितने वर्ष पूरे होने? 150 वर्ष पूरे होने के बाद वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में स्मरणोत्सव क्या किया है? शुरू किया गया है, और यह एक साल तक चलने वाला कार्यक्रम है। यानी कि ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है, 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में। ठीक है, तो यह जो इवेंट है स्मरणोत्सव इवेंट किसके द्वारा स्टार्ट किया गया? संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा स्टार्ट किया गया जी? संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। संस्कृति मंत्रालय के द्वारा इसे स्टार्ट किया गया। यह इवेंट कहाँ पे हो रहा है? नई दिल्ली में हो रहा है। कहाँ पे हो रहा है इवेंट? इवेंट हुआ नई दिल्ली में, इंदिरा गांधी स्टेडियम में। इंदिरा गांधी स्टेडियम में। ठीक है, क्लियर पॉइंट है। तुम बताइए वंदे मातरम किस द्वारा लिखा हुआ है? वंदे मातरम लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने। कब लिखा था बेटा जी? किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। यह हमारे देश का राष्ट्रीय गीत है। ठीक है, अक्षय नवमी के शुभ अवसर पर इसको लिखा गया था। ठीक है, अक्षय नवमी अवसर पर लिखा गया था। ठीक है? आज इसे 150 वर्ष हो गए हैं। इसी के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री जी के द्वारा एक स्मरणोत्सव का आह्वान किया गया, चलाया गया प्रोजेक्ट, सॉरी एक कार्यक्रम चलाया गया। ठीक है, और यह एक साल तक चलने वाला कार्यक्रम है। संस्कृति मंत्रालय द्वारा इसे मैनेज किया गया, ऑर्गेनाइज किया गया इस इवेंट को। एक इवेंट भी हुआ इसके लिए नई दिल्ली में इंदिरा गांधी स्टेडियम में। ठीक है, तो वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया था, अक्षय नवमी के अवसर पर लिखा गया था, और 1875 में इसको लिखा गया था। कब लिखा गया था बेटा? 1875 में इसे लिखा गया था। 1875 ईस्वी में से लिखा गया था। क्लियर पॉइंट है, चले आगे, चलिए नेक्स्ट क्या है? वेयर वॉज द थर्ड मैरीटाइम इंफॉर्मेशन शेयरिंग वर्कशॉप हेल्ड? तीसरी समुद्री सूचना साझाकरण कार्यशाला कहाँ पर आयोजित की गई है? देखिए कहाँ पर की गई है? चेन्नई, चंडीगढ़, गुरुग्राम, हैदराबाद। कहाँ पे की गई है बताओ? कहाँ पे की गई है? राइट ऑप्शन हमारा क्या है? राइट ऑप्शन है हमारा गुरुग्राम। यानी गुरुग्राम में यह इवेंट किया गया है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाता है। गुरुग्राम में यह कार्यक्रम किया गया। इस कार्यक्रम में क्या हुआ? इस कार्यक्रम में 30 से अधिक विभिन्न देशों के प्रतिनिधित्व शामिल हुए, और इसका जो क्षेत्र था वो था केंद्र हिंद महासागर क्षेत्र द्वारा आयोजन किया गया था सूचना संकलन के लिए, सूचना इकट्ठा करने के
लिए। ठीक है जी, क्लियर। अगर हम बात करें इस इवेंट के विषय को लेकर, तो इस इवेंट का सिंपल सा विषय था कि हिंद महासागर क्षेत्र में वास्तविक समय पर क्या हो, समय में कोऑर्डिनेशन हो, और साथ ही साथ जो इन्फॉर्मेशन है उसको साझा किया जाए, और इन दोनों चीज़ों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस इवेंट को किया गया। ठीक है जी, डन। कोई दिक्कत परेशानी? चलिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है विच इंडियन क्रिकेटर एंटर्ड द टॉप 10 आईसीसी वुमेन ओडीआई बैटर्स लिस्ट ऑफ द फर्स्ट टाइम। किस भारतीय क्रिकेटर ने पहली बार शीर्ष 10 आईसीसी महिला वनडे बल्लेबाजों की सूची में प्रवेश कर लिया है? ऑप्शन हमारा है दीपी शर्मा, जेमिंग रोडिंस, स्मृति मंथाना या श्री चरणी। किस भारतीय क्रिकेटर ने ऐसा किया है, बताइए जी। ऑप्शन क्या है हमारे? ऑप्शन राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यहाँ पे ठीक है, करेक्ट होता है। जेमिमा रोड्रिक्स के द्वारा यह अचीवमेंट किया गया है। ठीक है ठीक। और दूसरा, दीप्ति शर्मा भी इस लिस्ट में शामिल होती हैं, दीप्ति शर्मा भी इस लिस्ट में है। ठीक है, तो मैंने ये नाम इसलिए लिखा है क्योंकि पहली बार इन्होंने अचीव किया, पहले कर चुकी है एक बार। ठीक है जी, क्लियर। डन। चलिए नेक्स्ट क्या, नेक्स्ट देखेंगे। हु रिसेंटली क्रिएटेड हिस्ट्री बाय गेटिंग इलेक्टेड एज द वर्जीनियाज फर्स्ट साउथ एशियन अमेरिकन एंड इंडियन ओरिजिन वुमेन लेफ्टिनेंट गवर्नर। हाल ही में वर्जीनिया की पहली दक्षिण एशियाई अमेरिकी और भारतीय मूल की पहली महिला लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में निर्वाचित होकर किसने इतिहास रच दिया है? ठीक है जी, यानी कि सिंपल सा क्वेश्चन हमारा है कि वर्जीनिया की पहली दक्षिण एशिया अमेरिकी और भारतीय मूल की है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में निर्वाचित होकर इतिहास रच दिया है, तो वह कौन सी पर्सनैलिटी है, क्या उनका नाम है? सिंपल सा क्वेश्चन हमारा ये है। ऑप्शन हमारा है विंसन अर्ल रीसियर्स, जॉन रीड, रॉल्फ नॉर्थम या फिर गजाला हाशमी। तो राइट ऑप्शन हमारा है गजाला हाशमी। क्या है जी राइट ऑप्शन? राइट ऑप्शन हमारा है ऑप्शन नंबर डी, गजाला हाशमी ने इतिहास रचा है इस चीज को लेकर। क्लियर पॉइंट यहाँ तक? चले आगे, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। हमारा नेक्स्ट क्या है, आफ्टर अफेक्टिंग द फिलीपींस टाइफून कालमेगई इज एक्सपेक्टेड टू मूव टूवर्ड्स विच कंट्री। फिलीपींस को प्रभावित करने के बाद कालमेगई तूफान के किस देश की ओर बढ़ने की आशंका है? ठीक है, तो कालमेगई क्या है? तूफान का नाम है। जापान, इंडोनेशिया, वियतनाम, मलेशिया। राइट ऑप्शन हमारा क्या है बताइए? तो राइट ऑप्शन हमारा है वियतनाम। क्या है जी राइट ऑप्शन? राइट ऑप्शन क्या है जी हमारा? राइट ऑप्शन हमारा है जी वियतनाम। ठीक है, तो वियतनाम हमारा राइट ऑप्शन है। बात करें तूफान की, तो फिलीपींस में भी टकराव हुआ है जहां पर 6 लोगों की मृत्यु हो गई है, और इसका स्थानीय नाम लिखेंगे टीना। क्या है? टीनो। इसका स्थानीय नाम लिखेंगे, इसका स्थानीय नाम है टीनो। क्या है जी? टीनो। तो कहीं आपसे टीनो करके कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप रेडी रहेंगे अपने क्वेश्चन को समझने के लिए। ठीक है, तो नामकरण को लेकर एक मैं आपको थोड़ा ब्रीफ कर दूं कि नामकरण किस तरीके से होता है। तो नामकरण का पहले तो सिंपल समझिए कि पर्पस क्या होता है नामकरण करने का। तो जब हम बात कर रहे हैं पर्पस को लेकर, तो सिंपल सा पर्पस होता है कि संचार जो भी है, संचार होगा वो सरल बने, इसलिए तकनीकी शब्दों को रखने के बजाय बहुत ही इजी वर्ड यहाँ पर रखे जाते हैं, जिसकी एक बहुत ही ज़्यादा कॉमन पहचान होती है। दूसरा, चेतावनी और जागरूकता को बढ़ाने के लिए, ताकि वह मीडिया और जनता उसको उस वर्ड को रिलेट कर पाए। ठीक है, ऐसा नहीं बहुत टेक्निकल सा वर्ड रख दिया, जनता कनेक्ट नहीं कर पा रही है, लोग कनेक्ट नहीं कर पाए। ठीक है, तो नाम इतना इजी होता है कि जनता उसको कनेक्ट कर पाए। ठीक है, दूसरा, ऐतिहासिक रिकॉर्ड, नाम से तूफान की पहचान हो और उसके प्रभाव को हम दर्ज कर सकें, इकट्ठा कर सकें, एक डाटा सेव कर सकें। ठीक है, जब हम नाम नहीं रखेंगे तो उसे संबंधित डेटा कैसे रखेंगे जी? एक तूफान आया था, उसमें इतने लोग मरे, फिर दूसरा आया जी, उसके नाम रखें। लेकिन जब हम नाम रख देंगे स्पेसिफिक कि टीना तूफान था, 2025 में आया था और उससे इतने लोगों की मृत्यु, फिलीपींस में हुई 66 लोगों की मृत्यु, तो हमारे पास एक आंकड़ा रहेगा कि जी इस प्रकार का तूफान पहले भी आया था और यहाँ पे इतने लोगों की मृत्यु हुई थी। ठीक है, नामकरण कौन करता है? नामकरण करता है WMO, यानी कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन, या फिर जैसे और भी संगठन होते हैं, जैसे भारत का एक संगठन है IMD। ऐसे क्षेत्रीय निकाय मिलकर नाम रखते हैं। दूसरा पॉइंट समझिए, नामकरण का प्रोसेस क्या होता है कि जो हमारे देश है, 8 देशों की एक सूची है जो
क्या होते हैं, आपस में नाम रखते हैं, जो नाम सजेस्ट करते हैं। इन देशों की अल्फ़ाबेटिक क्रम में क्या होता है, नामकरण होता है, और जिस देश का नंबर आता है वो नाम वहाँ पे रख देता है। ठीक है, सिंपल है ना। जैसे कि ABCD अल्फ़ाबेटिक क्रम में रखे 8 देशों को, पहले पहले ए वाले का नंबर आएगा, उसने नाम रख दिया। अगले बार तूफान जब आएगा तो बी वाला नाम रख के देगा, फिर नेक्स्ट टाइम तूफान आएगा तो सी वाला नाम रख के देगा, है ना। इस तरीके से सूची बनी हुई है और वो रिपीट होता रहता है, सर्कल कंप्लीट होता रहता है। सिंपल, क्लियर पॉइंट है तक, दिक्कत खत्म। चलिए, तो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन एंड this is the end of this session, and thank you very much for the watching this video. If you are liking the video and liking the session, so don't forget to share and subscribe and like also. So thank you very much once again. Thank you.